अर्ज क्या है, चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात को, बस मन में रखो इस बात को कि एक दिन सफल बनाना है अपने आप को। इन्हीं चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए इस चैनल के माध्यम से आपको सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ग्राम समाज विकास का सिलेबस लगभग समाप्ति की ओर है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जिस संबंध में आप तीसरी सीरीज आज देख रहे हैं। इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है, बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है हम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं किस तरीके से बनते हैं उनको मैं यहाँ पे आपके लिए लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनको लगातार आप पढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं। यह किसका कथन है? ये किसने कहा था? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं कर सकती। 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस कोटेशन को कहा गया था, इस कथन को कहा गया था। अभी एक दो प्रश्न स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगेंगे, मैं बिल्कुल सिंपल से इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। आगे चल करके 4 ऑप्शन आपको देता चलूँगा और जो भी उसकी बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ वो मैं आपको दूंगा। और एक चीज़ आप ध्यान में रखें, आप जैसे सीरीज़ देख रहे होंगे तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें, मैं ज़्यादातर उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं देता हूँ जिनको हम वीडियो क्लासेस में कवर कर चुके हैं, क्योंकि हम समय बर्बाद करने में विश्वास नहीं रखते और टाइम मुझे काटना नहीं है कि यहाँ पे मैं आके आपके साथ टाइम पास करूँ। टाइम पास करने का टाइम मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। तो केवल हम फोकस कर रहे हैं एग्जाम पर, एग्जाम की दृष्टि से ही क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेहूं में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? तो गेहूं में सर जो प्रोटीन पाई जाती है, जनरली कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 8 से 15% तक प्रोटीन होती है गेहूं में। इसके साथ साथ 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, 1.5% इसमें वसा होती है और 2% इसमें क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं गेहूं में, ठीक है। एक कृषि खेत के मापन की सबसे अच्छी या सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो आप जानते हैं, जब हम जरीब वाला चैप्टर कर रहे थे तो उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि कृषि मापने की या भूमि का जो मापन होता है उसे मापने की सबसे बेहतर विधि जो है वो है जरीब विधि, ठीक है। जरीब के द्वारा जो भूमि का मापन किया जा रहा है वो सबसे बेटर जो है इसका ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि जरीब विधि होती है और जरीब आप जानते हैं 55 गज का होता है, ठीक है। इसकी लंबाई जो होती है 55 गज की होती है। हालांकि अलग अलग प्रकार की जरीबें पाई जाती हैं, उनके बारे में हम वीडियो क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। और एक वर्ग जरीब को हम एक पक्का बीघा के नाम से भी जानते हैं, यानी एक जरीब का जब वर्ग किया जाता है तो उसको हम एक बीघा भी कहते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन है आपका, आर्थिक नियोजन। ये जो विषय है ये किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन सर जो विषय है ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट है। समवर्ती सूची का विषय है, यानी ये एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर जो है कानून बना सकती है, ठीक है। और आर्थिक नियोजन को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, इसकी स्थापना की थी। यानी योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना की गई थी वो विशेष रूप से आर्थिक नियोजन को ध्यान में रखते हुए ही की गई थी। और योजना आयोग, नीति आयोग, ये सारे आयोग जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं वीडियो में, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है अपना, 5वां क्वेश्चन है, गेहूं में जो बौनापन होता है उसके लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? ओपेक 2, नूरिन 10, डीजीयू जेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नोरिन 10 जीन जो होता है, ठीक है, नोरिन 10 ये गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा जो डीजीयू जीन होता है, डीजीयू जीन ये जो है चावल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जो ओपेक 2 होता है ये मक्के में बोनेपन का जीन है। मक्के में जो बोनापन आ जाता है, फसल अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पाती है, छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं, उसको बोनापन कहा जाता है। और इस बोनेपन के लिए, मक्के के बोनेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो है सर ओपेक 2, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? कृषि मूल्य आयोग, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसको अब जाना जाता है इस नाम से, ठीक है। यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था क्लास में। CACP जो कि MSP निर्धारित करता है, इसके बारे में हम वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हमने इसमें
पढ़ा था। तो जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग था CACP, इसको कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था वर्तमान में, जब पूर्व में जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो भारत में जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। गठन सर इसका हुआ था 1965 में। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 1985 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि मूल्य आयोग का नाम चेंज कर करके जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रखा गया था वो कब रखा गया? तो 1985 में। ठीक है, 1985 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रख दिया गया। यह आयोग अपनी स्थापना के समय से ही कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, MSP कहा जाता है, या फिर वसूली मूल्य या आवंटन मूल्य जो भी होता है, इसका निर्धारण करने की एडवाइस किसको देता है? सरकार को देता है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा CACP द्वारा वर्ष में कितनी बार की जाती है? 2 बार की जाती है। ठीक है, MSP की घोषणा CACP के द्वारा एक साल में कितनी बार की जाती है? 2 बार की जाती है। और 24 मुख्य फसलों के लिए MSP की अनुशंसा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 सूची दे रखी हैं, सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये कब कब किस वर्ष में प्रारंभ किए गए थे? तो सर जो सर्व शिक्षा अभियान था उसको 2001 में स्टार्ट किया गया था। वैसे जनरली 2000 के लास्ट में और 2001 के प्रारंभ के बीच में इसका जो है जो प्रारंभ किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे सेपरेटली पूछा जाता है कि SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो आप 2001 लगाएंगे। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत जो मिशन था वो 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था वो 1988 में प्रारंभ किया गया था। इस हिसाब से जो कूट बनेगा आपका पहला ऑप्शन 3412। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? संगम योजना, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। संगम जैसे इलाहाबाद में है, तीनों नदियों का संगम होता है, तो आप संगम योजना से ये सोच लें कि नदियों की सफाई। ठीक है, तो संगम योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है विकलांगों की सहायता। 15 अगस्त 1996 को सरकार ने 15 अगस्त 1996 को सरकार ने विकलांगों के कल्याण के लिए जिन समाज कल्याण योजनाओं की घोषणा की थी, संगम योजना उन्हीं प्रमुख योजनाओं में से एक योजना है। ये विशेष रूप से संबंधित है विकलांगों की सहायता से। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकलांग रहते हैं उन विकलांगों के समूह को इकट्ठा किया जाता था। यानी हम कह सकते हैं जितने भी विकलांग या दिव्यांग, सॉरी मैं गलत बोल गया, विकलांग को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि विकलांग शब्द जो है वो अब रिप्लेस कर दिया गया है दिव्यांग से, तो इनको दिव्यांग कहा जाता है। तो दिव्यांगों के समूह में संगठित करके, यानी जितने भी दिव्यांग होते हैं उनको संगठित किया जाता है, उनके समूह बनाए जाते हैं, और प्रत्येक समूह को आर्थिक क्रियाओं को चलाने के लिए, मतलब जो भी उनकी जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएँ होती हैं उनको चलाने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प जो है उनकी की जाती है। विकलांगों के प्रत्येक समूह को क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है, और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? संगम योजना। ठीक है, अलग अलग जो दिव्यांगों के समूह बनाए जाते थे और समूह बना करके उनकी सामूहिक रूप से सहायता की जाती थी, उन समूहों को हम संगम के रूप में जानते थे। ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। 9वां क्वेश्चन है अपना, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, वैसे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और थोड़ा सा जान लेते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है इसका उद्देश्य है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के माध्यम से जो है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे गरीबी का जो एवरेज है, गरीबी का जो औसत है उसको कम किया जा सके। ठीक है, गरीबी का औसत जो है उसको कम किया जा सके, इसके उद्देश्य से जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। 1 जुलाई 2001 से इसको स्टार्ट किया गया था। परिक्षेत्रीय मृदा, जो परिक्षेत्रीय मृदा यानी परिक्षेत्रीय मिट्टी जो होती है उसको और अन्य किन नामों से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, अलूवियल मृदा, उपयुक्त सभी। तो जो परिक्षेत्रीय मृदा होती है सर उसको इन सभी नामों से जाना जाता है। परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं,
ड्रिफ्ट मृदा भी कहते हैं, अलूवियल मृदा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो परिक्षेत्रीय मृदा दरअसल में है क्या? परिक्षेत्रीय मिट्टी जो होती है वह ऐसी मिट्टी होती है जिस मिट्टी के क्षेत्र पर या जिस मृदा क्षेत्र पर वहाँ के एनवायरनमेंट के आधार पर, वहाँ के वातावरण के अनुसार प्रभाव अगर पड़ता है, ठीक है, या क्षेत्रीय जो भी मानसून होते हैं या क्षेत्रीय जलवायु जो होती है उसका अगर उस पर इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम कहते हैं परिक्षेत्रीय जलवायु। ट्रांसपोर्टेड, ड्रिफ्ट, अलूवियल, ये सभी क्षेत्रीय मृदाओं के ही प्रकार हैं, क्षेत्रीय मृदाओं के ही नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? तो भारत में लगभग 90% जो ग्रामीण परिवार हैं उनको क्या है, बिजली की उपलब्धता मई 2020 के आंकड़ों के आधार पर जो है सुनिश्चित की गई है। यानी मई 2020 के ये आंकड़े हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत की 90% ग्रामीण जनसंख्या को बिजली वर्तमान में सुलभ रूप से जो है उपलब्ध हो रही है, सुलभ रूप से प्राप्त हो रही है। 13th क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? हमने ये तो पढ़ा था, जो पंचायती राज संस्था हैं उनके अधिकार क्षेत्र में जो कार्य आते हैं या उनके अधिकार क्षेत्र के जो विषय हैं उनको 29 विषय कहा जाता है, 29 वस्तुएं उनको कहा जाता है। तो जो 29 कार्य हैं या 29 वस्तुएं हैं या 29 विषय हैं वो किस आर्टिकल के तहत उनको प्रदान की गई हैं? तो आर्टिकल 243G के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य जो है प्रदान किए गए हैं, 29 कार्यों की सूची उनको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? जनरली हमारे यहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत होती हैं वो एक सामान्य रूप से जो अपने लोकल डिस्प्यूट्स होते हैं, लोकल जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा करती है, लेकिन सजा देने का प्रावधान न्याय पंचायतों को नहीं दिया गया है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है सर जहां पर न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की या सजा दिए जाने का अधिकार जो है दिया गया है। ठीक है, तो ये किस में है? ये बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में न्याय पंचायत के पास कैद की सजा देने की शक्ति है। न्याय पंचायत अदालती पंचायत की तरह ही होती है और इनकी स्थापना का उद्देश्य जो है वो क्या होता है कि ग्रामीण लोगों को तीव्र यानी त्वरित न्याय उपलब्ध हो सके, इसके साथ साथ उनका खर्चा जो है न्याय प्राप्त करने में या न्याय की पूरी जो प्रोसेस होती है उसमें उनका कम से कम खर्चा हो, जल्दी से जल्द उनके जो भी विवाद हैं, उनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका निपटारा किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफेड किससे संबंधित है? नाफेड के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो है पिछली बार पूछा गया था तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। तो नाफेड किससे संबंधित है? राज्य कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड इसको कहा जाता है, इसका पूर्ण रूप है। भारत में जो कृषि उपज होती है उसके लिए विपणन की जितनी भी सहकारी समितियां होती हैं उनके लिए नाफेड जो होती है वो एक शीर्ष एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी है। इसकी स्थापना जो हुई थी सर 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना की गई थी। और ये किसके तहत पंजीकृत है? इसका जो रजिस्ट्रेशन किया गया है यानी इस नाफेड का जो रजिस्ट्रेशन किया गया वो किसके तहत किया गया है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम। ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है इसके तहत नाफेड जो है क्या है? रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 है इसके अनुसार गुजरात राज्य है। 2020-21 के अनुसार तंबाकू का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है वो सर कहाँ होता है? गुजरात राज्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान SSA निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 3 से 10 आयु वर्ग के बच्चे, 4 से 8 आयु वर्ग के बच्चे, 5 से 15 आयु वर्ग के बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे। तो जो सर्व शिक्षा अभियान स्पेशली शुरू किया गया था 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको उपलब्ध कराई जा सके, इस उद्देश्य के साथ, इस मोटिव के साथ सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण का मतलब है सब जगह पर जो है प्राइमरी एजुकेशन पहुंचाई जा सके। हर वर्ग के व्यक्ति को, हर क्षेत्र के व्यक्ति को प्राइमरी एजुकेशन पहुंचाई जा सके, उनको सुलभ हो सके, इसी को क्या कहा गया? प्राइमरी एजुकेशन का, प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकरण। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन के सार्वत्रिकरण के बहुप्रतीक्षित उद्देश्य को निर्धारित समय सीमा में प्राप्ति की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना को वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था और वर्तमान में इसे देश के सभी जिलों में लागू किया जा चुका है।
सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष 2010 तक, यानी जब 2000 में इसको चालू किया गया था, 2000 में जब इसको स्टार्ट किया गया था, तो आने वाले 10 वर्षों के लिए एक टारगेट निश्चित किया गया था, एक लक्ष्य रखा गया था कि 2010 तक 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा जो है उनको उपलब्ध कराई जा सके, यह इसका मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? गांधीवादी योजना को प्रतिपादित करने का कार्य किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। इसके अलावा एक योजना मुंबई प्लान थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये 8 उद्योगपतियों के समूह द्वारा 1944 में स्टार्ट की गई थी। जब हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ रहे थे तब हमने मुंबई प्लान को डिस्कस किया था। इसके अलावा जो कह सकते हैं पीपल्स प्लान, इसको भी हमने 5 ईयर प्लान्स के टाइम पे डिस्कस किया था। ये M.N. रॉय के द्वारा जो है दी गई थी 1945 में। और सर्वोदय योजना, ये जयप्रकाश नारायण की योजना थी, 1950 में इसको लाया गया था। ठीक है, ये चारों योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ सर, मैं बहुत सोच समझ के क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। अब इतनी सारी चीज़ें आज वैसे हमने एक नई चीज़ सीखी है। अब तक मैं जो है लिख करके क्वेश्चन आपको दे रहा था, तो सुबह से मैंने YouTube पर डाल डूल के और कैसे भी करके देखा कि किस तरीके से इस तरह की जो है क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। क्योंकि मैं बताऊं टेक्निकली थोड़ा सा मुझे कम नॉलेज है, इसका ज्ञान थोड़ा सा कम है। तो YouTube पर आज मैं सुबह से देख रहा था किस तरीके से बनाई जाए, तो मुझे मिला एक तरीका और उसके आधार पर मैंने ये बनाया। आपको कैसा लगा ये आप बताइएगा मुझे कमेंट में। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आप सभी लोगों के द्वारा बहुत कमेंट किए जाते हैं, सर PDF कैसे प्रोवाइड होगी, PDF कैसे प्रोवाइड होगी। देखिए, अगर आपको PDF चाहिए तो कल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आपको PDF प्रोवाइड कराई जा सकती है, किस तरीके से मैं आपको दे सकता हूं, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन जो मेरी पर्सनल एडवाइस है, मानना या ना मानना आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं सर। ठीक है, आप जनरल सी बात है 18 साल से ऊपर के होंगे, अपना डिसीजन खुद लेने के लिए अधिकृत हैं, आपको संविधान ने अधिकार दिया है। तो आप मेरी बात को माने या ना माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी जो पर्सनल एडवाइस है, एक भाई के जरिए, एक गाइड, जैसे मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, उसके जरिए आप जैसे उचित समझना चाहें, तो मैं आपको जो पर्सनली एडवाइस देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ पर एक प्रथा चली हुई, जितने भी प्रतियोगी छात्र होते हैं, मैं भी रहा हूँ और अभी भी हूँ। ठीक है, बेशक जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपके साथ तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी अपनी नॉलेज को लगातार इम्प्रूव करने का कार्य करता रहता हूँ। तो जो भी प्रतियोगी जीवन है, प्रतियोगी छात्र का जो एक जीवन होता है, उसमें एक क्रेज़ रहता है बच्चों में। क्या होता है? एक तो नई नई बुक खरीदने का क्रेज़ रहता है, ये सब में होता है। ये जो कह सकते हैं, ये जो भावना है, ये सबके अंदर पाई जाती है। नई नई किताबें, मार्केट में जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, पढ़ेंगे, बेशक एक भी बुक नहीं, लेकिन उनके दिमाग में एक मेंटालिटी होती है कि अब जाएंगे, अरे यार ये बुक आई है, ये बहुत अच्छी बुक है, कवर पृष्ठ ही अगर देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो तो किताब खरीद लाएंगे। पढ़ने ना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ कि हमारे अंदर नोट्स कलेक्ट करने की बड़ी उत्सुकता रहती है, व्याकुल हो जाते हैं हम एक तरह से। जैसे मान लीजिए आपका कोई साथी होगा या आपका कोई ऐसा कोई सीनियर, आपका कोई भी भाई होगा जो पहले से कहीं तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ पर कहीं पे भी, या फिर जॉब में कहीं अपॉइंट हो चुके होंगे, उनके नोट्स होंगे, तो आप उनसे उनके पास भी जाते होंगे कोई एडवाइस लेने की, तो आप उनसे, सर आपके पास कोई नोट्स हैं क्या, या भैया आप अपने नोट्स हमें दे दीजिए। तो नोट्स कलेक्ट करने की एक होड़ लगी रहती है हमारी। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, और अभी भी जैसे कि मेरे टच में बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि पहले मैं एकेडमिक पढ़ाया करता था, 10th-12th पढ़ाया करता था, मैथ फिजिक्स। तो वो लड़के सारे अब कंपटीशन क्षेत्र में आ चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। अच्छा, बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़रूरी बात कर रहा हूँ, बीच में मैंने क्वेश्चंस को पुश कर दिया है। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैंने पहले जिनको एकेडमिक पढ़ाया करता था, और उसके बाद में अब वो कंपटीशन लाइन में आ चुके हैं। तो वो भी लगातार फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि भैया कोई नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, आपके अगर नोट्स हों आपके पास तो वो प्रोवाइड करा दीजिए। तो कहीं ना कहीं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उनको देता भी रहता हूँ, समय समय पर गाइड भी करता रहता हूँ, चीज़ें उनको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप या हम जो भी काम करते हैं, नोट्स जो है हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर एक लेजीनेस आ जाती है उस चीज़ को देख करके, नोट्स पढ़े हैं, पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर से 4 दिन पहले पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी आप चाहते हैं तो मैं इसकी भी प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जाए। दरअसल मुझे अभी रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मुझे अब तक ये नहीं पता कि जो PDF की लिंक दी जाती है वो किस तरीके से दी जाती है। टेलीग्राम पर मेरा कोई चैनल नहीं है, मुझे चैनल बनाना नहीं आता, तो पहले मुझे ये सीखना पड़ेगा किस तरीके से चैनल को मैं बनाऊँ। अच्छा, चैनल बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो बन जाएगा।
तो संभव जैसे भी हो सकेगा मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अधीर मत हो जाया करिए, एकदम आप अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ तो टेंशन नहीं है, आप यहाँ से ही पढ़िए, कोई परेशानी बात नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि पीडीएफ से एग्जाम निकल सकता है तो सर मैं वो भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टीचर की तरह मुझे ट्रीट ना करें, बिल्कुल मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो टीचर की तरह प्लीज़ मुझे ट्रीट ना कीजिएगा, एक भाई की तरह आप मुझे मान सकते हैं कि एक और कहीं पर भी जिसका कोई नहीं है या जो कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहा है या जिसके पास कोचिंग में पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, पेड कोर्स लेने की पैसा नहीं है, वो भी एक दिमाग में एक चीज़ ये रखें जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर कोई नया व्यूअर हो जो इस वीडियो को देख रहा हो, वो अपने दिमाग में ये चीज़ रखे कि कहीं ना कहीं आपका एक भाई है और अगर आपको कोई पर्सनली समस्या भी होती है तो उसकी भी मैं व्यवस्था करूंगा आपके लिए। पर्सनली कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एरिया, ठीक है, इस कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई आपको समस्या होती है तो वो भी आप मुझे पर्सनली कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है, उसको भी मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर के पौधे का जो वर्तिकाग्र होता है सर, वर्तिकाग्र जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है, पतली सी छोटी सी एक कलिका होती है वो वर्तिकाग्र होता है। केसर के पौधे का जो वर्तिकाग्र स्टिग्मा होता है उसी को उपयोग में लाया जाता है, उसी को सुखा करके जो है केसर बनता है, ठीक है। केसर का वैज्ञानिक नाम जो है वो है सर क्रोकस सैटिवैक्स, ठीक है, क्रोकस सैटिवैक्स केसर का साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जाबो खेती का एक प्रकार है और ये कहाँ पे की जाती है सर? ये जो जाबो खेती है, पहले इसके बारे में ये जानिए कि जाबो जो खेती का प्रकार है इससे किस फसल की खेती की जाती है। तो इससे चावल की खेती की जाती है। जाबो खेती जो है विशेष रूप से चावल की खेती के लिए यूज की जाती है। नागालैंड में यह खेती का प्रकार प्रचलित है और नागालैंड में एक जनजाति रहती है जिसको आगामी जनजाति कहा जाता है। उस आगामी जनजाति के द्वारा चावल की खेती इस जाबो खेती के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली है जो कि नागालैंड में प्रचलित है। चावल की खेती करने के लिए डेपाग विधि जापान और फिलीपींस में उपयोग की जाती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, डेपाग विधि भी चावल से रिलेटेड है, जाबो खेती भी जो है चावल से रिलेटेड है। तो डेपाग विधि जो है वो जापान में और फिलीपींस में यूज की जाती है और जाबो खेती जो है नागालैंड की जो आगामी जनजाति है उसके द्वारा चावल उगाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है? वाराणसी से ग्राम उजाला योजना की जो है स्टार्टिंग की गई है। कब की गई थी? ये 24 मार्च 2021 को भी लेटेस्ट योजना है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना का जो प्रमुख प्रावधान था वो क्या था कि हर परिवार को, एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार को कम से कम कीमत में LED बल्ब मुहैया कराए जाएं और उनका जो प्राइस रखा गया था वो रखा गया है आपका 10 रुपये प्रति बल्ब और इस 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से प्रत्येक परिवार को 4 से 5, 3 से 5, 4 से 3-4 जो है बल्ब उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था इस योजना में की गई, ठीक है। अब इस योजना को पब्लिक सेक्टर की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आरंभ किया जाएगा। मतलब जो LED बल्ब मुहैया कराने का जो काम करेगी वो कौन सी कंपनी करेगी? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा जो बल्ब कह सकते हैं उनका प्रोडक्शन किया जाएगा, उन्हीं को ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? ये बनारस में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। पूसा गोल्ड किसकी किस्म है? पूसा गोल्ड किसकी किस्म है? तो पूसा गोल्ड जो है ये सरसों की एक प्रजाति है। पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है। 24वां क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है, 73वां अमेंडमेंट है 1992 का, वह किस पर लागू नहीं होगा? कौन कौन से राज्यों पर लागू नहीं होगा? अच्छा, इस पर आपको पता है कि 73वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या किया गया था? उससे जो स्थानीय स्वशासन की पद्धति है उसको प्रकाश में लाया गया था, चाहे वो ग्रामीण स्थायी स्वशासन हो, चाहे वो नगरीय स्थायी स्वशासन हो। तो इसमें से 3 राज्य ऐसे थे सर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जो 73वां संविधान संशोधन है इसके जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते हैं। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न स्वरूपों में स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय स्वशासन की जो पद्धति है वो प्रचलित है वर्तमान में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है और जो स्तरीय व्यवस्था है वो भी जो है अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से देखने की मिलती है, अलग अलग नाम इसमें देखने को मिलते हैं। तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय
नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन 3 राज्यों को छोड़कर के पूरे भारतवर्ष में जो है 73वें संविधान संशोधन 92 के जो प्रावधान है स्थानीय सरकार से जुड़े हुए, वो सभी राज्यों में प्रचलित हैं। ठीक है, भारत में पंचायती राज का जो वर्तमान स्वरूप है संविधान के 73वें संशोधन पर आधारित है, आप सभी जानते हैं। और राजस्थान ये पहला राज्य था जहां पर सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? स्थानीय स्वशासन की जो वस्तुएं हैं, या कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन के जो विषय हैं, आपने देखा था जो पंचायतों से जुड़े हुए जो विषय हैं वो 29 हैं। कह सकते हैं हम उसको हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के संबंध में बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो है उसमें पंचायतों के जो विषय हैं वो है 29, और नगरीय स्थायी स्वशासन के विषय में इन विषयों की संख्या है 18। तो 18 कौन कौन से टर्म हैं? ठीक है, हालांकि मैंने आपको वो 18 टर्म लिखाई नहीं थे और बहुत ज़रूरी भी नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो इनको मतलब जैसे जो 29 विषय हैं, कौन कौन से विषय हो गए, कौन कौन से क्षेत्र हो गए जिनमें ग्रामीण स्थायी स्वशासन कार्य करता है, नगरीय स्थायी स्वशासन के जो 18 विषय हैं वो कौन कौन से हैं, तो इन सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन देखिए आप, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, जनोपयोगी सेवाएं हो गई और सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। तो यहाँ पे आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये जो है स्थानीय स्वशासन का विषय है, क्योंकि सभी स्वस्थ रहें, सभी को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी तरीके से मुहैया किया जा सकें। स्वच्छता, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत सारी जो है सरकार की योजनाएं स्वच्छता से संबंधित चलाई जा रही हैं। जनोपयोगी सेवा, लोगों के लिए जो जो उपयोगी सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, वो भी जो है इसका विषय हो सकता है। लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन, व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत एक कह सकते हैं हम पर्सनल उत्तरदायित्व होता है अनुशासन रखने का। तो सार्वजनिक अनुशासन जो है इसका रखरखाव करना, ये स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव शामिल नहीं है। स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी स्वशासन आते हैं। इसके लिए संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूचियों का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची जो है वो ग्रामीण स्थायी स्वशासन से रिलेटेड है, 12वीं अनुसूची जो है वो नगरीय स्थायी स्वशासन से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 प्रकार्यात्मक विषय वस्तुएं, और 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिकाओं का कार्य क्षेत्र है उसमें 18 क्रियाशील वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं। इसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य हो गया, यानी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, या स्वच्छता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, सफाई, कूड़ा करकट का प्रबंधन करना हो गया, या जन सुविधाएं। ठीक है, जो भी सार्वजनिक शौचालय वगैरह होते हैं, ये जन सुविधाएं जो होते हैं, मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, ये सभी चीज़ें जो है इन स्थानीय स्वशासन की पद्धति में या स्थानीय स्वशासन के जो भी विषय हैं उनमें सम्मिलित किए जाते हैं। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र से राज्यों को यहाँ पर गलत लिख गया है, केंद्र से राज्यों को कर का बंटवारा करने के लिए, कराई नहीं है यहाँ पे, कर है, इसको आप कर समझें। ठीक है, तो केंद्र से राज्यों को कर का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल फॉर्मूला जो था, गाडगिल सूत्र था, 21 वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो इसको प्रारंभ किया गया था 1969-70 में, 1969-70 में गाडगिल फॉर्मूला लाया गया था। केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार 1969-70 में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो DR गाडगिल थे, जिनके नाम पर इस फॉर्मूले का नाम रखा गया था गाडगिल फॉर्मूला, ये 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया था और 3 राज्यों, कौन कौन से 3 राज्य, असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश भी इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था क्या होती है? संविधान से इतर, संविधान से अलग, यानी ऐसी संस्था जिसका संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है, जिसके गठन के बारे में संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, वो होती है संविधानेतर संस्था। तो जब यूपीएससी की बात करते हैं हम, संघ लोक सेवा आयोग की, तो ये भी भैया ये तो संविधान से जुड़ी हुई संस्था है। यूपीएससी के गठन के बारे में संविधान में विशेष उपबंध दिए गए हैं। वित्त आयोग का जिक्र भी जो है आपके संविधान में किया गया है। ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में भी आपके संविधान में बताया गया है, लेकिन योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के बारे में संविधान में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये कैसी संस्था हो गई? ये संविधानेतर संस्था हो गई।
ठीक है। संवैधानिक अलग चीज़ है, संवैधानेतर अलग चीज़ है। संवैधानिक संस्थाएं वे हैं जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी अनुच्छेद में दिया गया है। संवैधानेतर संस्थाएं या संवैधानेतर विषय वो विषय हैं जिनके बारे में भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। योजना आयोग एक संवैधानेतर निकाय है और महत्वपूर्ण वित्तीय कृत्य करता है। इसका गठन सरकार के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन यह केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का नियंत्रण करता है, वितरण करता था, अभी तो नीति आयोग हो गया है। और वित्त आयोग की बात करें या संघ लोक सेवा आयोग की बात करें या चुनाव आयोग की बात करें तो ये जो ऐसी बॉडी हैं, ऐसे निकाय हैं जो कि संवैधानिक हैं, मतलब इनके गठन से संबंधित प्रावधान या इनके बारे में भारत के संविधान में जिक्र किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 280 में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी, इसका उल्लेख आर्टिकल 315 में किया गया है। और चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, आप जानते हैं, उसको रिप्लेस करके क्या बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? राष्ट्र समिति, वाचु समिति, कार्य समिति, मराठी समिति। तो भारत में कृषि जोत के कर का सुझाव दिया था राष्ट्र समिति ने। ठीक है। कृषि जोत पर कर विवाद के निपटान हेतु 1972 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर KN राज की अध्यक्षता में कृषि से जुड़ी हुई आय पर एक सीमांत जो है समिति नियुक्त की थी और इस समिति ने 1 अक्टूबर 1972 को अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी थी। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, स्वजल धारा योजना, हरियाली योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनको मिलाना है आपको। तो यहाँ से बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखिए स्वजल धारा योजना जल से जुड़ी हुई है तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण जलापूर्ति। हरियाली योजना ये वाटरशेड प्रबंधन से जुड़ी हुई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है तो ये ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंक रोड होते हैं, सड़कें होती हैं, ग्रामीण संपर्क की जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई है। ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसको और देख लेते हैं। स्वजल धारा योजना जो थी वो 2002 में स्टार्ट की गई थी, हरियाली योजना 2003 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई थी। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो ये वुमेन पावर लाइन है, 1090 जो है 1090 ये वुमेन पावर लाइन का टोल फ्री नंबर होता है। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? किसान चैनल का प्रधानमंत्री के द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? तो ये आपका 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीडी किसान चैनल का आरंभ किया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जैसे नई तकनीकों का जो है प्रसार करना, पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सभी विषयों की जानकारी जो है जनसामान्य तक पहुंच सके, इसी उद्देश्य के साथ में ये किसान चैनल स्टार्ट किया गया था। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो पूसा रूबी सर टमाटर की उन्नत किस्म है। ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो टमाटर की ये किस्म है पूसा रूबी, इसको विकसित करने का कार्य किसने किया था? भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाले टमाटर की प्रजाति है, मतलब पूसा रूबी की जो प्रजाति है टमाटर की, ये एक ऐसा टमाटर है जिसका जो है जिसमें पकाव बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा टमाटर की कुछ और भी प्रजातियां हैं, जैसे पूसा गौरव, अर्का सौरभ, सोनाली, रश्मि, अविनाश, ये सभी जो किस्में हैं ये टमाटर की किस्में हैं। ठीक है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इंडिया में जो कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं वो कितने हैं? तो सर ये 20 हैं। ये नंबर आप याद रखेंगे। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, केवल आप नंबर याद रखें। ठीक है। लौंग जो होती है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पत्तियों से, ठीक है, या तने से, बीज से, या पुष्पकली से? तो लौंग जो है वो शुष्क पुष्पकली होती है, सूखी हुई फूल की कली होती है जिससे लौंग प्राप्त किया जाता है। लौंग का वानस्पतिक नाम जो होता है वो होता है सिजियम एरोमेटिकम। सिजियम
एरोमेटिकम लॉन्ग का बॉटनिकल नेम होता है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। यूपी जो स्टेट है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य है, ये अस्तित्व में कब आया था? ये 1 अप्रैल 1937 से अस्तित्व में है। ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। 1 अप्रैल 1937 को जब ये अस्तित्व में आया, जब इसकी स्थापना हुई, तो सर इसको जाना जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से, यूनाइटेड प्रोविंस इसको कहा जाता था। और 24 जनवरी को हर वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी से जुड़ी हुई जानकारी विशेष रूप से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है वो एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, इन सभी राज्यों से यूपी की सीमा सटी हुई है। ठीक है। इसके अलावा तीर्थों का राजा किसको कहा जाता है? आप जानते हैं प्रयागराज को कहा जाता है। और तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाने वाला जो है ये भी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हालांकि ये बेसिक जानकारी आप सभी को पता होगी। यूपी पे जो यूपी स्पेशल की जो सब्जेक्ट है आपका, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से मैं उसके नोट्स तैयार कर रहा हूँ। और अगर मुझे आपको शॉर्ट टर्म में चीज़ें प्रोवाइड करनी होती तो मैं उसको ऐसे ही बना देता। तो इस चैनल को चलाने का मेरा जो उद्देश्य था, मेरे द्वारा ये चैनल स्टार्ट किया गया था, इसका जो मोटिव था मेन, वो क्या था? इसका ये था कि जितनी भी सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडी की, चाहे वो हिस्ट्री हो गई, चाहे वो पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, जितनी भी सब्जेक्ट हैं, साइंस हो गई आपकी, इन सभी को मैं एक बार बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके बिल्कुल विस्तृत रूप से, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इन सभी चीज़ों को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूं, जिससे कि जिसको भी ज़रूरत हो वो यहाँ पर आके अपनी तैयारी कर सके, चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सके। इस उद्देश्य से मैंने इसको स्टार्ट किया था। बीच में लेखपाल के लिए जो है मैंने स्टार्ट कर दिया, तो वो काम मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधित हुआ है, रुक गया है। तो इस एग्ज़ाम के बाद में मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी सब्जेक्ट जो हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी है, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग मोर देन 50% हो चुकी है, पॉलिटी लगभग मोर देन 50% मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अब साइंस और यूपी स्पेशल और इसके अलावा ज्योग्राफी, इनके नोट्स में बहुत ही बेहतर तरीके से मैं तैयार कर रहा हूँ। और जिस दिन ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, आप जुड़े रहना हमारे साथ में और इस चैनल पर बने रहना। जो भी चीज़ें स्टार्ट कराई जाएंगी इस चैनल पर, बहुत ही अच्छी, मतलब एक कह सकते हैं क्वालिटेटिव चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। तो अब निम्नलिखित में कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? प्राइमरी जो इंस्ट्रूमेंट हैं जुताई, खेतों में जो जुताई होती है ना, उसके जो प्राथमिक उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं? तो मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल। ठीक है। मोल्ड बोर्ड हल, हाल हो गया है, उसको हल कर लेना। मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल, सब सॉइलर इसको कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें जो है जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है? तो कृषि विपणन के लिए जो पोर्टल प्रारंभ किया गया उसका नाम है ई-नैम। ठीक है। 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन से राष्ट्रीय कृषि बाजार हेतु ई व्यापार प्लेटफॉर्म ई-नैम, ठीक है, इसका नाम क्या है? ई-नैम, इसका जो है पायलट आधार पर शुभारंभ किया गया था। और इस मंच से जोड़ने के लिए इच्छुक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से जो चयनित किए गए थे 585 विनियमित थोक बाजारों में ई-नैम को संचालित किया जा रहा है। 38वां क्वेश्चन है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा जो है चावल की, ठीक है, या धान की एक विशिष्ट प्रजाति है। इसके अलावा साकेत हो गया, गोविंद हो गया, कावेरी हो गया, रत्ना, जया, सरजू, महसूरी, पूसा 33, बाला, लूनाश्री, ये सभी धान की जो है अन्य प्रजातियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS जिसको कहा जाता है, ICDS पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैंने आपको कहा था, कल या परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ICDS योजना जो है, इसके अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं होती है? ठीक है। पहला ऑप्शन है पूरक आहार, दूसरा ऑप्शन है रोग प्रतिरक्षण, तीसरा है बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, और चौथा ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष की जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य एवं पोषण से रिलेटेड जो है एजुकेशन दी जाए। तो ICDS समन्वित बाल विकास सेवा जो होती है, इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी वगैरह आते हैं। आंगनवाड़ी में आपने देखा होगा आहार दिया जाता है, पूरक आहार प्रदान किया जा रहा है, और रोग प्रतिरक्षण से जुड़ी हुई कार्यवाहियाँ या गतिविधियाँ की जाती हैं, जैसे टीकाकरण हो गया, ये भी उसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें प्रोवाइड करने का काम हो गया या विद्यालय में पोशाक वितरण करने का जो काम हो गया, ये आंगनबाड़ी के द्वारा या ICDS जो योजना है इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। प्राइमरी स्कूल जो होते हैं अपने, ये जो आंगनबाड़ी योजना होती है एक तरह से ये प्री प्राइमरी में आती है। ठीक है।
प्राइमरी एजुकेशन से पहली जो एजुकेशन होती है बच्चे की प्रारंभिक, वो जो है ICDS योजना के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं उनमें आती है। इसमें पोशाक और पुस्तकों का वितरण नहीं किया जाता है। अपने उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका C ऑप्शन सही है। समन्वित बाल विकास योजना या इसको कहते हैं एकीकृत बाल विकास योजना 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इनके स्वास्थ्य, पोषण, शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत करने की योजना है। एक ही जगह पर इकट्ठा करने की योजना है। एक ही जगह से इन सभी चीज़ों को या सभी लोगों को लाभ प्रदान करने वाली ये योजना है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गई थी ICDS योजना। इसमें बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें और विद्यालय पोशाकें वितरण करने का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सबसे पहले स्थापना कहाँ की गई थी? पूसा में की गई थी, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित पूसा में अमेरिकी हेनरी फिप्स के सहयोग से 1905 में हुई थी। लेकिन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया ईयरबुक के अनुसार ICAR जो है, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, कृषि अनुसंधान जो परिषद है हमारा, तो वो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से इसको जाना जाता था। इसके बारे में भी हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से आगे भी आपके लिए लगातार सेशन आते रहेंगे। और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको जो हो रहा होगा, आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ कॉलोनी में, नीचे बच्चे खेल रहे होंगे, वो शोर मचा रहे होंगे। एक मेरा भी है, वो भी शोर मचाता है, कभी कभी शैतानी कर देता है, तो उसकी आवाज़ कभी कभी आती है। तो इसको आप थोड़ा सा इतना तो एडजस्ट कर ही लेंगे। मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ आप इस चीज़ को समझेंगे। फैमिली जब होती है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। इतने अलग स्टूडियो अपना है नहीं, एक कमरे में वहीं पर यहीं पर बच्चे खेल रहे हैं, यहीं पर फैमिली बैठी है, वहीं पर जाके वीडियो बना रहे हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आप नहीं महसूस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।